सॉल्यूशन क्या होता है? सब इस बात से वाकिफ होंगे, सब जानते होंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन? डेफिनेशन की अगर बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस एक वर्ड आया है यहां पर, होमोजीनियस क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आप एयर देखते हैं, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्या आप दोनों को अलग अलग फील करते हैं या इजीली यू कैन सेपरेट देम? बिल्कुल नहीं कर सकते। वही होमोजीनियस होता है। पानी के अंदर अगर आपने सॉल्यूशन शुगर को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होने के बाद जो आपके सामने आया है वो होमोजीनियस होता है। उसके अगेंस्ट एक वर्ड होता है हेट्रोजीनियस। हिंदी में बोलते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जहां दो या दो से ज्यादा अवयव मिलकर के एक प्रावस्था वाला पदार्थ तैयार करते हैं, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं हिंदी में बात करें तो समांगी मिश्रण होमोजीनियस यूनिफॉर्म फेज उसको बोलते हैं। हेट्रोजीनियस होता है जैसे कि धूल भरी आंधी, जब बहुत तेज आंधी चलती है और उसमें धूल भी उड़ती है, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। जहां आप दो कंपोनेंट को अलग अलग देख सकते हैं या फील कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस होता है। आपका ब्लड क्या है? ब्लड ग्रुप नहीं पूछा मैंने पूछा है आपका ब्लड इज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? योर ब्लड इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि किडनी वहां से कुछ पार्टिकल्स को फिल्टर करती है, दैट इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मैंने अभी बताया आपको, अगर नमक को पानी में घोल दें या शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दें, आपकी हवा है, एयर, दैट इज होमोजीनियस। जितने भी एलोएज हैं, एलोएज होते हैं दो या दो से ज्यादा सॉलिड मिलकर के जो एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस एंड दैट इज कॉल्ड एलोएज। जैसे स्टील की थाली होती है, तो क्या वहां पर आप कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं? स्टील कोई अपने आप में एक एलिमेंट नहीं होता है, कंपाउंड नहीं होता है। दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। गन मेटल, ब्रॉन्ज जो एक मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जो भी कुछ होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आंचल सोनी ने ठीक जवाब दिया है, ब्लड जो है दैट इज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ में आ गया होगा। हेट्रोजीनियस ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन बट वी विल स्टडी लेटर इन सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे, यहां नहीं करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन की। क्लियर? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। वन ऑफ देम इज कॉल्ड सोल्यूट, अनदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। योगी वाला प्रेजेंट सर, अरे वाह, आपकी अटेंडेंस लग गई है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन के मैंने कंपोनेंट आपको बता दिए हैं। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट होता है जो सोलवेंट में मिलाया जाता है। जैसे शुगर आप मिलाते हैं पानी के अंदर तो शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट। क्लियर कंसेप्ट? आप जिस चीज को मिलाते हैं दूसरी चीज में, जिसमें मिलाते हैं वो सोलवेंट होता है और जिसको मिलाते हैं वो सोल्यूट होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि सोल्यूट जो है वो कम होता है और सोलवेंट ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। तो होमोजीनियस हो गया है, सोल्यूट और सोलवेंट आप समझ गए होंगे। सोल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाया जाता है, सोलवेंट जिसमें मिलाया जाता है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट गिव यू सॉल्यूशन। बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, उनके आधार पर। ठीक है, सोल्यूट के और सोलवेंट के आधार पर जो सॉल्यूशन होता है वो कितने तरीके का होता है पता ही होगा आपको, बताते हैं। यहां पर ले लेते हैं सोल्यूट और ये है सोलवेंट। ठीक है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सोल्यूट अगर आपका सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा शुगर सॉल्यूशन, जिसको शरबत आप बोलते हैं। ठीक है,
अगर सोल्यूट आपका लिक्विड है और सोलवेंट भी आपका लिक्विड है, तो जैसे दूध में पानी मिलाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो H2SO4 विद वाटर, दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड. HCl एक्वस, दैट इज ऑल्सो, जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है मोस्ट ऑफ देम आर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. तीसरे तरीके का सॉल्यूशन की बात करते हैं. अगर आप गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, गैस भी डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में, पता होगा ना, जिनको नहीं पता है ध्यान दें. जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोक, पेप्सी एक्सेट्रा, वो सब, उन सब में गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर. वो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका. एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है ब्लड. ब्लड के अंदर क्या डिसॉल्व होता है? ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में, और वो हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. पता है ना, बायो तो है आपके पास में, बायो स्टार्ट हो रही है फ्राइडे से. तो गैस इन लिक्विड एग्जांपल हो गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दूसरा एग्जांपल हो गया है सॉफ्ट ड्रिंक्स. गैस, अब ये इस तरीके से आप सोल्यूट ले लीजिएगा अलग अलग तरीके के, सॉल्वेंट ले लीजिएगा अलग अलग तरीके के, कुछ एग्जांपल आप अपने आप सोचिएगा. और ये होता है सोल्यूट सॉल्वेंट. क्लियर हुआ है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं लेने वाला हूं जो आपको 9th में भी परेशान किया करता था. 11th का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां भी उसने आपको थोड़ा सा परेशान किया है. 12th में है, अब तो परेशान नहीं करेगा ना जब पढ़ लेंगे आप. करता भी नहीं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ मेरे से, ऑफलाइन जो वीडियो है वहां वो क्लियर है कंसेप्ट. उसका नाम है कंसंट्रेशन. सांद्रता क्या होती है, ठीक है. कंसंट्रेशन की बात करेंगे. कंसंट्रेशन क्या होती है? देखिए, अगर एक गिलास वाटर, सेम बिल्कुल सेम क्वांटिटी वाले गिलास दो रखे हुए हैं, उनमें दोनों में पानी है, सेम क्वांटिटी है वाटर की. एक में मैंने 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व किया और दूसरे में मैंने 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व किया, ठीक है. तो उन दोनों में मीठा कौन होगा? जिसमें ज्यादा शुगर डाली है वो ज्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज मोर कंसंट्रेटेड, और जिसमें आप कम शुगर डाली वो हो जाएगा कम कंसंट्रेटेड. लेकिन यहां मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, डेफिनेशन भी अभी आपको देने वाला हूं. अब मैं और दूसरे तरीके से बोलता हूं. उन 2 गिलास, जो पानी के जो 2 गिलास रखे हुए हैं, एक में आपने 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व की है, दूसरे में 2 चम्मच ग्लूकोज डिसॉल्व किया हुआ है, और दोनों वेट की बात करें तो दोनों सेम अमाउंट में आपने डिसॉल्व किए हैं. वहां सॉल्वेंट भी सेम है और सोल्यूट का वेट भी सेम है, लेकिन दोनों का मीठा तो अलग अलग होगा ना. इसका मतलब है कहीं ना कहीं वेट पर ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती. ये चीजें डिपेंड करती हैं. सारिका कपूर जी, हेलो सर. हेलो सारिका जी. प्रशांत यादव कह रहे हैं नमस्ते सर. नमस्ते बेटा. कुश कुमार, स्वागत है आपका. जुड़े रहिएगा, कमेंट करिएगा जहां आपको समझ में आना बंद हो जाए, या आपको वैसे होगा नहीं, मुझे पता है. बस वैसे कमेंट करते रहिए, और डाउट आए तो पूछेगा जरूर. मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूं, या हिंदी में बोले तो सांद्रता को अगर मैं डिफाइन करता हूं, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है इट इज द मोल ऑफ सोल्यूट. ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लेना है बाद में फिर. मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी लीटर में ऑफ सोल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जितने मोल डिसॉल्व हैं उसको बोलते हैं सांद्रता, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन. यहां मैंने एक नया टर्म यूज किया है, एंड दैट इज मोल. ये मोल क्या है भाई? मोल बहुत बड़ी चीज है. मोल, ये कहिए कि केमिस्ट्री में बहुत इसका स्कोप है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कई सारी चीजों में. मोल कैसे निकालते हैं? मोल अगर किसी चीज का निकालना है तो उसका वेट आपने ग्राम में कितना लिया है, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं उसके मोलिकुलर मास से, ठीक है, तो वो मोल होता है. आप देखिए, मैं जो अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हम 2 चम्मच शुगर, 2 चम्मच का मतलब आप समझिए कि मैं कहूं हमने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व की है, शुगर, और 10 ग्राम ग्लूकोज. तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ठीक है, और ग्लूकोज का होता है C6H12O6. इन दोनों का मोलिकुलर मास अगर मैं देखता हूं तो जो शुगर है उसका मोलिकुलर मास होता है 342,
और ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, तो ये वाली कंसंट्रेशन, ये वाला मोल, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा मोल अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी गिवन, उन दो केसेस में, ग्लास ए ग्लास बी, सेम क्वांटिटी वहां पर वाटर की थी, दोनों में आपने 10 ग्राम, एक में 10 ग्राम शुगर डाला था, एक में 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मोल समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके से, कौन कौन से तरीके होंगे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन में एक होता है मोलरिटी, दूसरा होता है मोललिटी, तीसरा होता है नॉर्मलिटी, चौथा होता है मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम। ऐसे कई सारे तरीके हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। मैंने लिखा है, पहले बोला है आपको मोलरिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता। मोलरिटी क्या है? कंसंट्रेशन का रोल इतना ज्यादा होता है। भूमिका बत्रा जी करिए, सर आई हैव दिस क्वेश्चंस, प्लीज आंसर मी। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, बिल्कुल दिया जाएगा। हाँ, मैं कह रहा था कितना बड़ा रोल होता है कंसंट्रेशन का। जो आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जब कभी बीमार, भगवान ना करे, सभी होते हैं, हुए हों, तो आपको इंजेक्शन जरूर लगा होगा। कभी आपने उसको चेक नहीं किया, उसको लेकर के ठीक से अगर आप पढ़ेंगे तो इंजेक्शन पर लिखा रहता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से। अगर गलती से उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड डाइल्यूट हो सकता है इमीडिएटली, आरबीसी फट सकती हैं आपकी, बहुत ठंड चढ़ जाती है उस केस में आपको। या कभी अगर आप ग्लूकोज लगा है, ग्लूकोज पर आप देखिएगा, ग्लूकोज की जो बोतल होती है उस पर लिखा रहता है 0.9%। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ योर ब्लड दैट इज इक्वल टू 0.9% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का 0.9% एक्वा सॉल्यूशन जो होता है, उसकी सांद्रता और आपके ब्लड की सांद्रता बराबर हो जाती है, होती है। इसलिए जो भी आपको इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन ये होती है। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा आपको। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट होते हैं, उनके लिए, जिनको शुगर होती है, शुगर वाले पेशेंट ये नॉर्मल शुगर नहीं लेते, नॉर्मल चीनी नहीं खा सकते वो, क्योंकि ये उनको एनर्जी देगी और उनकी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी शुगर यूज करते हैं जो जीभ से स्वाद तो उनका मीठा हो लेकिन कैलोरी प्रोड्यूस ना करे, तो वो चीनी से कई गुना मीठा होता है। उसमें से एक होता है एलिटेम। एलिटेम शुगर से 2000 गुना मीठा। कितना? 2000 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर। अगर एक चम्मच एलिटेम खा लिया, इसका मतलब 2000 चम्मच चीनी की खाई होती, इतना मीठा। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनमें मिला होता है, चीनी से 100 गुना मीठा। सुक्रालोज 550 गुना मीठा। आदित्य कुमार, हेलो। तो कितने गुना, वहां क्या है, अमाउंट तो सेम ले रहे हो ना आप, लेकिन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड वो चीजें हैं। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका यूज कर रहे हैं, पहला मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। मोलरिटी को ना हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। ये क्या हो गया, अभी लिखा था मैंने मोल, मोल मैंने लिखा है 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, ये एक्सपेंड करके लिखा है, विस्तार से लिखा है। इसको याद रखना है क्योंकि आपने वैल्यू इस पे पुट करनी है यहां पर। हेलो हुदा जी, आंचल, सोनी, हे आदित्य। अच्छा ठीक है, आपस में भी चैटिंग कर रहे हैं, कर लीजिए, ध्यान भी रखना है लेकिन। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ना का जवाब दे दीजिए।
मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेंड करके लिखा तो इस तरीके से। मोलरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरता क्या होती है? विलय के वे मोल जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होते हैं उसको मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया? मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी, दिस वन। एक टर्म और आएगा, अब इससे आगे हम लेते हैं मोललता। ये मोलरिटी है, दूसरा मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको, मोलेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था 11th में। मोलेलिटी और मोलरिटी में से कौन सा प्रीफर्ड होता है? किसको हम बहुत अच्छा मानते हैं? मोलेलिटी को। अगर मोलरिटी और मोलेलिटी में से हमें सेलेक्ट करना हो, जो अच्छा टर्म होता है कंसंट्रेशन का, वो मोलेलिटी होता है। अब मोलेलिटी क्यों होता है? मोलेलिटी अच्छा टर्म क्यों है? क्योंकि मोलेलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। कैसे? एक्सप्लेन करेंगे, पहले डिफाइन कर लेते हैं। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेलिटी को हम कैपिटल M से करते थे। मोलेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और स्मॉल m, यहां थोड़ा सा चेंजेस आएगा फॉर्मूले में, बस यहां थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस होगा? मोलेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। इट मींस वेट ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, यहां आएगा मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में। ठीक है, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, और ये हो गया है केजी। ठीक है, नोट करिएगा इसको। दोनों में से ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही। मोलेलिटी, मोलेलिटी को ओम प्रकाश जी एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, मैं आपको भी नोट करता हूं, आप मुझे नोट करते हैं। बहुत अच्छे से, तभी मजा आएगा जब इस तरीके से बराबर की चीजें एकदम से चलती रहें। बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोलेलिटी, ठीक है, मोलेलिटी का फॉर्मूला नोट कर लिया। मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों में देखिए आपने क्या लिखा है कॉपी में। मोलेरिटी में आपने लिखा था यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मोलेलिटी में आप लिख रहे हो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये डिफरेंस है। अब वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कैसे होती है मोलेरिटी, और मोलेलिटी चेंज क्यों नहीं होती, वो मैं आपको बताता हूं। मोलेरिटी के केस में हमने यहां पर यूज किया था सॉल्यूशन, वॉल्यूम। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी की कंसंट्रेशन, मोलरता की कंसंट्रेशन, वो वैल्यू घट जाएगी। मोलेलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं सोलवेंट का मास। सोलवेंट वाटर है, वाटर जितना 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेट है, 35 डिग्री सेल्सियस पर वेट उतना ही रहेगा, वेट चेंज नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्योंकि अगर आप वो बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने लगता है। अब इसको उदाहरण को आप ऐसे ले लीजिए कि सपोज करिए आप किसी ड्रग्स, दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आपने दवाई को बनाया पटना में या दिल्ली में जहां बहुत गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में, तब यहां टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था, और आप कंफ्यूज थे कि मोलरिटी और मोलेलिटी कौन सी टर्म में मैं सांद्रता को रिप्रेजेंट करूं, और आपने दवाई तो बना दी, आपने जो इंजेक्शन बनाया उसकी कंसंट्रेशन 0.9 आपने तय की, लेकिन आपने वो मोलरिटी के टर्म में की, और हमने उस दवाई को बनाने के बाद में लद्दाख में भेज दिया। और जब वो यूज की जा रही है तब दिसंबर का महीना है, वो भी लद्दाख में जहां टेम्परेचर माइनस में है। क्या होगा उसमें? टेम्परेचर डाउन होने से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो वहां जब जिसको 500 मिलीलीटर हमें देनी थी दवाई, वो कितना असर दिखा रही है? वो 750 mg का असर दिखा रही है। तो बंदा तो पागल हो जाएगा। इसका उल्टा सोचेंगे तो दिल्ली में आने के बाद जिसको 500 mg देना था उसको 1000 mg लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो, क्योंकि यहां वो उसकी कंसंट्रेशन घट गई है। तो मोलरिटी चेंज
with temperature. As temperature increase, molarity decrease. That's why we consider molality over molarity. ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। की हाल है ठाकुर जी? कितने आदमी थे? एक्चुअली ठाकुर जी का और मेरा रिलेशन यही रहेगा, कितने आदमी थे, है ना? बता दीजिएगा। 2। समझ में आ गया है कंसंट्रेशन वाला टर्म, मोलरिटी, मोलैलिटी। नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी को बोर्ड में नहीं रखा गया है, ना ही 11th में ना ही 12th में। मैं समझा दूंगा लेकिन किसी और वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं सॉल्यूशन वाले चैप्टर को ज्यादा खींच लिया जाए। नॉर्मलिटी को मैं अलग से कवर करूंगा, वो अपने आप में एक अलग टर्म है, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट मुझे समझाना है, एन फैक्टर समझाना है। तो यहां चूंकि बोर्ड नजदीक है तो बोर्ड के हिसाब से, हाँ ठाकुर जी 2 ही आदमी थे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक टर्म जो यहां और यूज करना है हमें, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, उसका मोल, और सॉल्यूशन का टोटल मोल। सॉल्यूशन का जितना भी मोल होता है, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई, मैं एक्स बोलूंगा इसको क्योंकि एक्स की तरीके से लिखा जाता है। सारिका कपूर जी हेलो। काई से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन एक्स की तरह लिखा गया है तो मैं एक्स ही यूज करूंगा इसके लिए, ठीक है? क्या है ये? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला इसका होगा। किसके लिए? सोल्यूट के लिए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का मोल और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। सो वी कैन डिफाइन मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन द मोल ऑफ सोल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। With respect to solvent, if we are consider solvent, then mole of solvent is the ratio between the mole of solvent and total mole of the solution. एक चीज आपको याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बी को सोल्यूट कंसीडर किया जाएगा पूरे चैप्टर में। मोल ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने एक का मोल निकाल लिया है तो दूसरे का मोल अपने आप निकल जाएगा। और मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन हमेशा एक से कम होगा। मोल फ्रैक्शन हमेशा एक से कम होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन नोट कर लीजिएगा। मोल निकाल करके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं इसको। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिएगा और आपने आंसर देना है, ठीक है? क्या है? एक न्यूमेरिकल है, बोल रहा हूं, आप नोट करेंगे उसको, मुझे तो याद रह जाएगा। 3.65 ग्राम ऑफ HCl, 3.65 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 250 ml of solution। 3.65 ग्राम of HCl dissolve in 250 ml of solution। Find out molarity। बहुत आसान हो, बहुत आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला, नॉट मोलैलिटी, दिस इज कैपिटल M। मोलैरिटी आपको निकालनी है। हाँ सोनी, बिल्कुल NB अपॉन NA प्लस NB, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। और जब हमें XA यानी कि काई A निकालना है तो NA अपॉन NB प्लस NA लिखा जाएगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो आपने लिखा है कॉपी में, वो लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट। कितना लिया है हमने सोल्यूट का वेट? 3.65 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ दिस। HCl में H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, तो टोटल हो गया है 36.5 इंटू
1000 अपॉन यहाँ क्या था मोलरिटी में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, एंड दैट इज 250, 250। ये निकल गया है यहाँ से 10, 10 से ये हो गया आपका 100, 10 अपॉन 25, ठीक है, 0.4। बहुत आसान तरीके से, न्यूमेरिकल था ही नहीं है, मतलब ऐसे ही एक जस्ट भाई आपने फॉर्मूला लिखा है, आपको आना चाहिए, उस मेरे हिसाब से सबको आता होगा। थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन अब आपको बोलता हूं जो आपके दिमाग को खोलेगा। इस तरह का नहीं आता है नीट में, ना ही ये बोर्ड में आता है, ये सिखाने के लिए था। ये वाला जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ये थोड़ा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, 20% बाई मास ऑफ H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, नोट करिए, 20% बाई मास ऑफ H2SO4 aqueous solution is available in beaker। ये है H2SO4 है ये, H2SO4, 20% by mass of H2SO4 aqueous solution is available in a beaker. Find out its molarity, given है आपको density of solution is equal to 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml, डेंसिटी गिवन है दैट इज 2 ग्राम पर ml, 20% बाय मास ऑफ H2SO4 वो भी आपको दिया गया है। अब हमें मोलरिटी निकालनी है और मोलरिटी निकालनी है। इसमें क्या होता है, H20%, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंटेज, इट मीन्स कोई चीज थी जो 100 थी, उस 100 में से 20 ग्राम मास ऑफ H2SO4, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो मास था वो 100 ग्राम था, उसमें से 20 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। लिखिए ये बात, वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास हो गया है 100 ग्राम। सॉल्वेंट का कितना हो गया भाई, बताइए, सॉल्वेंट का कितना हो गया है, ये आपने बताना है, फटाफट लिख करके। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 में लिख देता हूं, दैट इज 98, डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन 2, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml रह जाएगा, तो 50 ml, और सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100 है, सोल्यूट का है 20, तो ये हो गया है 80 ग्राम। देखिए सारी चीजें अब आपके पास में अवेलेबल है, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी अभी नोट किया है, 80 ग्राम। ओम प्रकाश जी बिल्कुल ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास। हाँ सोनी 80, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो कितना है 20, मोलिकुलर मास 98, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 80। कैलकुलेशन करेंगे, मोलरिटी निकल जाएगी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू, हाँ सारिका जी बिल्कुल 80 होगा, कुछ कुमार जी 80। मोलरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मैंने लिखवाया था अभी पहले, कॉपी में नोट किया होगा आपने। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट वही है 20 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 98 है, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर अभी हमने निकाला है 50, तो ये करेंगे तो मोलरिटी निकल जाएगा। मोलरिटी और मोलरिटी ओम प्रकाश जी 80/98 किसका? नहीं 80/98 नहीं, 80 होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 है, ये आप देख लीजिए 20/98 1000/80, दिस इज मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू 20/98 इंटू 1000/50। इस तरीके से करके हम मोलरिटी और मोलरिटी दोनों निकाल सकते हैं। कुछ और एक्सरसाइज लेंगे। आप लोग कह रहे थे ना कि न्यूमेरिकल कैसे कराऊंगा, न्यूमेरिकल में यहाँ साथ साथ कराऊंगा, कुछ साथ साथ कुछ एक्सरसाइज कराएंगे बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना तो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। इसी में मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। मोल ऑफ H2SO4, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 बोलता हूं आपको, तो फॉर्मूला उसका आपको पता ही है, ये होगा 20/98 अपॉन 20/98 प्लस 80/18, ये वाला टर्म जो इस सर्किल के अंदर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ऐसे, यानी कि उसका मोल अपॉन उसका मोल प्लस दूसरे का यानी कि सॉल्वेंट का, तो दिस इज टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस पे ज्यादा मैं यहाँ अब इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी आगे टर्म आने वाले हैं ना, सबके अंदर मोलरिटी और मोलरिटी यूज होना है, तो वहां भी हम इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। इससे आगे जब बढ़ते हैं, सॉल्यूशन हो चुका है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे जो लेने वाले हैं, अगला हमारा जो एप्लीकेशन है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए एक 11th में चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की अवस्थाएं, वहां लिखा हुआ है आइडियल गैस। तो सबको पता है दैट देयर इज अ नो आइडियल गैस नोन इन नेचर, इट इज जस्ट इमेजिनरी और यू कैन से हाइपोथेटिकल। वो एक काल्पनिक गैस है। सेम जब भी आइडियल की बात होती है, आइडियल तो भैया इंसान ही नहीं होते, जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं तो उनको हम कहते हैं थोड़े से कुछ ठीक ठाक हैं, उनको हम अपना आइडियल बना लेते हैं। आइडियल कुछ नहीं होता है, वो एक विचार है, एक कल्पना है। 100% आइडियल नहीं होता। तो ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं हो सकता। जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रूल्स को फॉलो करता है उनको हम आइडियल बोलते हैं। तो यहाँ किस रूल की बात करेंगे हम, एक रूल है राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। इसके बाद आइडियल के बाद मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कवर करूंगा, आइडियल, नॉन आइडियल, राउल्ट्स लॉ लूंगा, हेनरी लॉ को इसके बाद में, इसमें जो आता है हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ को बाद में ले लेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट्स के नियम को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हमें ये जानना पड़ेगा यहाँ कि राउल्ट्स का नियम क्या है, लेकिन उससे पहले 2-4 बातें। पहली बात मैंने कही कि इसको फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन आइडियल है। और दूसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सचर दैट इक्वल टू 0 और डेल्टा V मिक्सचर दैट इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा का मतलब जानते हैं ना, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज 0 है, वॉल्यूम की सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ बच्चे इसको समझते हैं कि एंथैल्पी 0 है, वॉल्यूम 0 है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक सॉल्यूशन हमारा 20 मिलीलीटर है, दूसरा 40 मिलीलीटर है, दोनों को मिलाएंगे तो ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि उसको 60 ml होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो 100% फॉलो करे एग्जैक्टली। अगर हम माइनर कैलकुलेशन करेंगे कि वो पूरा 60 होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है। दैट विल बी 59.9 और आइदर इट मे बी 60.01। तो ऐसे सॉल्यूशन
रियल सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां आइडियल के बारे में यही कहा गया कि डेल्टा वी मिक्सचर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जितना आप मिला रहे हैं उतना तो उसको बनना पड़ेगा, उससे ना कम ना ज्यादा। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, एक अलग तरीके की ऊर्जा होती है। तो उसमें अगर 20 किलो जूल और 30 किलो जूल, दैट शुड बी एग्जैक्टली 50 किलो जूल पर मोल, नाइदर इट शुड बी नेवर देन दिस और मोर देन दिस। कंसेप्ट क्लियर? प्रशांत यादव, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फॉलो करते हैं और इस तरीके से फॉलो करते हैं। बहुत जल्दी एग्जाम आने से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए क्लासेस की। स्टडी मटेरियल मैंने आपको कहा है, लगे हुए हैं लोग उस पर, वो चीज़ें भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूं। मेरा सपना है इसी बोर्ड से पहले सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूं। लेकिन आपको बस इतना करना है कि अपने यार दोस्तों को ना जोड़ना है, वही तो एक हमें फोर्स देती, हिम्मत देती है कि हाँ आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और अपने डाउट्स ज़रा पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी हम ऐसा भी करेंगे, एक डाउट सेशन भी रखेंगे आपके लिए, उसमें आप अपने डाउट्स पूछेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड पूछेंगे, पढ़ने से रिलेटेड पूछेंगे, अपने से रिलेटेड पूछेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। पता नहीं कितना कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, बहुत कुछ सोचा हुआ है। आइए, 2 बातें आपने पढ़ ली है। तीसरी बात क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए? तीसरी बात यह है कि अगर आप A2 प्लस B2 इनको मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं एंड दैट इज 2AB, तो आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड इंटरेक्शन बिटवीन BB दैट शुड बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन AB। इतना तो पता है कि जब रिएक्शन होती है, सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होती, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे मेक सॉल्यूशन, और सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ और बनेगा। लेकिन फिर भी जो AA के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, BB के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन जब बन जाता है AB उनके बीच में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मैंने बताई हैं, तीनों कंडीशन आपने याद रखनी है। ये 3 कंडीशन, ऐसा सॉल्यूशन जो इनको फॉलो करता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बेंजीन एंड टोलुइन, C6H6 प्लस C6H5CH3। बेंजीन एंड टोलुइन बहुत अच्छा आइडियल सॉल्यूशन है। और कहीं हो सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। यादव जी बहुत बढ़िया। बेंजीन, टोलुइन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, उनमें वहां कोई ऐसा एटम ही नहीं है कि जो उनमें इंटरेक्शन कर सके, उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। और राउल्स लॉ इसके बाद, लेकिन उससे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कवर कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या फॉलो नहीं करेगा? जो जो यहां लिखा है आपने, डेल्टा H मिक्सचर इक्वल टू 0 लिखा है, कट हो जाएगा। डेल्टा V मिक्सचर 0 लिखा है, कट हो जाएगा, बराबर ही नहीं होगा। और दूसरा हो जाएगा डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। AA और BB का जो इंटरेक्शन फोर्स है दैट विल नॉट बी इक्वल टू AB, इट विल समटाइम्स इट विल बी मोर देन दिस और लेस देन दिस। वो अट्रैक्शन फोर्स कम या ज्यादा होगा, यहां पर भी यही होगा। तो इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है। एक जो राउल्स का जो नियम है, का जो लॉज है, उससे ज्यादा डेविएशन करता है या उससे कम डेविएशन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जो ज्यादा रिजल्ट देगा, और जो कम रिजल्ट देगा उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। 50 + 50 शुड बी 100, बट समटाइम्स इफ इट इज लेस देन 100 वी कंसिडर इट नेगेटिव डेविएशन। इफ इट इज मोर देन 100 देन वी कंसिडर इट पॉजिटिव डेविएशन।